ग्रीड को लेकर कई फिलोसोफर्स ये मानते हैं कि ये हमेशा से विनाश, अन्याय, अत्याचार और भेदभाव का कारण रही है। धर्मों में भी इसे पाप समझा गया है। बुद्ध कहते हैं कि लालच दुखदायी जीवन के 3 मुख्य कारणों में से एक है। लेकिन तुम्बाड़ सिर्फ ग्रीड की कहानी नहीं है, ये डर, वासना और लालच का मिक्सचर है। लेकिन जहाँ वासना और डर को हम इंसानों के डीएनए से जोड़ा जाता है, यानी ये दोनों इमोशन हम में जन्म से ही होते हैं, क्योंकि डर हमें सर्वाइवल में काम आता है और वासना प्रजनन में। अब इन पे डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि ग्रीड एक ऐसी चीज है जिस पर सदियों से इस बात को लेकर डिबेट होती आई है कि ये हमारे डीएनए में है या फिर हमें समाज से मिलती है। और तुम्बाड़ में हमें लालच को लेकर ये दोनों चीजें देखने को मिलती है, यानी ये हमारे डीएनए में भी है और हमें समाज में भी देखने को मिलती है। ऐसा हमें फिल्म बताने की कोशिश करती है। हालांकि ज्यादातर लोगों का ध्यान इसी बात पर जाता है कि फिल्म के लीड कैरेक्टर्स को लालच अपने पूर्वजों से विरासत में मिली होती है। विरासत में मिली हुई हर चीज पर दावा नहीं करना चाहिए। दादी, मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा। लालची है तो। यही तो गुण है मुझ में। तो दोस्तों, सिनेफाइल के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम सिनेमा की कुछ अनोखी फिल्मों पर दिल से बात करते हैं। या कोई एनालिसिस या फिर हिडन डिटेल पर बात नहीं होती है, बल्कि हम मूवी के इमोशन को समझने की कोशिश करते हैं और मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को डिकोड करने की भी। तो चलो फिर तुम्बाड़ के इमोशनल और कल्चरल इम्पैक्ट पर बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि लालच को लेकर हम इंसान आज भी ये तय नहीं कर पाते हैं कि ये हमें डीएनए से मिलती है या फिर समाज में उत्पन्न हुए हालातों से। और तुम्बाड़ इन दोनों चीजों को अच्छे से दिखाती है, क्योंकि फिल्म के हर लालची कैरेक्टर की एक अलग साइड भी होती है। जैसे कि दादी, जो इस खानदान के लालच की पहली सीढ़ी है, वो शुरुआत से ऐसी नहीं होती। भले ही आगे सोना देखकर उसमें लालच आ गया होगा, जो वो खुद विनायक से एडमिट करती है, पर सबसे पहले पूर्ति की देवी की कोख में जाना उसकी मजबूरी ही थी, क्योंकि उसका पति मर चुका था और सती चाल में मरने की जगह कोख में जाना एक बेहतर ऑप्शन था। वही विनायक की माँ भी शुरुआत में सरकार को सती में मरने के डर से ही प्लेजर देती है, लेकिन विनायक की भी यही हालत थी। शायद मूवी में किसी ने भी नोटिस नहीं किया, पर तुम्बाड़ आने से पहले विनायक पूरा कर्ज में डूबा हुआ था। उस पर राघव का 38 रुपए का कर्ज था। वही पे अगर ध्यान से देखोगे तो राघव की लालच भी हालातों की वजह से ही बड़ी थी। इतने सालों में उसने कभी भी विनायक को धोखा देने का नहीं सोचा था, जबकि विनायक का सच उसके सामने था। पर जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब वो ये कदम उठाता है। तो हाँ, इन सभी की दूसरी साइड देखकर हम ये कह सकते हैं कि इनमें शुरुआत से ही लालच नहीं थी, या फिर थी तो बहुत ही कम थी। इन्हें लालची बनाने में समाज और उनके हालात भी उतने ही जिम्मेदार थे। हालांकि उनमें एक ऐसा कैरेक्टर भी था जिसे लालच विरासत में मिली थी, अपना पांडुरंग। पांडुरंग पर समाज या फिर हालातों का कोई बर्डन नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी लालच बहुत ज्यादा थी। एक 14 साल का बच्चा जिसके आगे उसका बाप पूर्ति की देवी की कोख से बाहर जा रहा हो, उसकी लालच उसके डर को पीछे छोड़ के उस पे इतनी हावी हो जाती है कि वो हस्तर से मुद्राएं लेकर ही वापस आता है। ये कोई आम बच्चा नहीं कर सकता। पर लालच को लेकर बात इतनी भी सीधी नहीं है। हम इंसान बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, खास करके इमोशन को लेकर। कभी कभी जो चीजें हम सबकॉन्शियसली करते हैं उसका हमें भी अंदाजा नहीं होता। और लालच इतने सालों से चर्चा का विषय इसीलिए रही है क्योंकि इसका ह्यूमन सिविलाइजेशन को इतना मॉडर्न बनाने में भी हाथ रहा है। और जिस तरह से विनायक अपने भाई के मरने पर भी सिर्फ खजाने के बारे में ही सोच रहा था, जिस तरह से उसने 12 साल की उम्र में अपने मौत के डर को लालच के नीचे दबा के दादी के कमरे का दरवाजा खोला था, इससे ये कहना मुश्किल है कि विनायक को हालातों ने लालची बनाया। ऐसा लगता है कि मानो वो चीज उसे भी विरासत में ही मिली थी। और सच कहूँ तो मूवी को यही चीज सबसे इंगेजिंग बनाती है, जहाँ मूवी देखने के बाद इसके विजुअल, सिनेमेटोग्राफी, इसके कमाल की वीएफएक्स, बीजीएम और हद से ज्यादा टाइट स्क्रीन प्ले इसे अच्छा बनाता है, ऐसा फील होता है। और वो बनाता भी है। पर तुम्बाड़ को इतना आइकॉनिक बनाने के पीछे इन सभी चीजों से बड़ा हाथ डायरेक्टर के ऑथेंटिक अप्रोच को जाता है। तुम्बाड़ में ज्यादातर चीजों को रियल लाइफ से बहुत नजदीक रखा गया है, चाहे वो सती प्रथा के नाम पर औरतों का शोषण हो, विनायक और उसकी माँ, या फिर पांडुरंग और विनायक जैसे रिश्ते हो, या फिर लालच और डर के बीच फंसे हुए बेचारे लीड कैरेक्टर्स की सिचुएशंस हो। अगर मैं इसको लेकर एग्जांपल दूं तो सरकार इकलौता ऐसा इंसान होता है जो सारी जिंदगी वासना और लालच के बीच ही रहता है, पर उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता, जो कि बाकी कैरेक्टर्स
कैरेक्टर के साथ होता है। और जरा सोच के देखो, तुम्हारे आसपास असल जिंदगी में भी ये तुम्हें होता हुआ दिखेगा, जहाँ पर रियल लाइफ में कई ऐसे लोग होते हैं जो इतने बुरे काम करते हैं पर उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता, और कुछ अच्छे इंसान जिन्होंने लाइफ में कुछ भी बुरा ना किया हो उनके साथ बहुत ही बुरी चीजें हो जाती है। अब मैं बुरे कामों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। जब विनायक करने जाता है तब सब कुछ खो बैठता है। वैसे विनायक का कैरेक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे शुरू में जब वो बच्चा होता है तो ऐसा लगता है कि वो आगे चल के किसी मॉन्स्टर की तरह बनेगा, क्योंकि उसके दिमाग में बस लालच ही होती है। इतना छोटा होकर भी वो किसी भी रिश्ते में बंधा हुआ नहीं लगता, और न ही उसके लालच के आगे कोई भी डर उसे रोक पाता है। जैसे वो अपने बाप को हरामी बोलता है, माना कि सरकार उसका नाजायज बाप होता है और उसने उसके माँ का फायदा उठाया था, पर विनायक को एक बेटे के तौर पर उससे कोई भी हमदर्दी नहीं होती। वो सरकार की बात भी सिर्फ खजाने के लिए ही करता है। सेम यही चीज सदाशिव को लेकर भी होती है। विनायक उससे खाना लेकर आगे कर देता है जबकि वो उससे छोटा है, और उसके मरने के बाद भी विनायक के चेहरे पर दर्द की जगह लालची दिखती है। पर मैंने इसे इंटरेस्टिंग इसीलिए कहा क्योंकि यही विनायक आगे जाकर अपनी माँ की याद में रोता है और अपने बेटे के लिए जान भी दे देता है। इसलिए विनायक का कैरेक्टर अगेन रियल लाइफ के ह्यूमन नेचर से बहुत ही नजदीक रखा गया है, जहाँ कोई पूरी तरह से अच्छा या फिर बुरा नहीं होता। लोगों में सिचुएशन के हिसाब से बदलाव होते रहते हैं। हम इंसान अक्सर ग्रे शेड में होते हैं, यानी हम में अच्छाई और बुराई दोनों होती है जो सिचुएशन के हिसाब से बाहर आती है। वैसे कुछ ही दिन पहले इस फिल्म के लीड एक्टर और प्रोड्यूसर सोहम शाह ने कई पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में कहा कि तुम्बाड़ एक हॉरर फिल्म नहीं है, पर ये सच नहीं है। इंडिया की सबसे बेस्ट हॉरर फिल्म को हॉरर फिल्म ना कहना उस फिल्म की बेइज्जती जैसा है। शायद जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है यानी इस फिल्म के डायरेक्टर मेरी इस बात को समझेंगे, क्योंकि फिल्म को देखकर साफ पता चलता है कि इसे लालच, वासना और हॉरर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, क्योंकि इसमें हॉरर सीन में यूज होने वाले हर की एलिमेंट्स का यूज प्रॉपरली किया गया है। जैसे फिल्म के एटमॉस्फेयर और सेटिंग को डार्क रखा गया है, जिससे फिल्म को एक डार्क थीम मिलती है और हॉरर की फीलिंग आती है। उसी तरह की लाइटिंग है, क्रीपी बीजीएम है, दादी को लेकर सस्पेंस और जंप स्केयर को क्रिएट किया गया है। कैरेक्टर से हस्तर का बिल्डअप और फिर राघव के जरिए कोक और हस्तर को दिखाना और भी कई सारे एलिमेंट्स प्लान करके इसमें डाले गए हैं। खैर अब ग्रीड और हॉरर की तो हमने बात कर ली है, पर वासना अभी भी बाकी है। अपनी हिडन डिटेल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे पावरफुल लोग उस समय पर औरतों का यूज किया करते थे, और इसी डार्क रियलिटी को दिखाने के लिए डायरेक्टर राही बर्वे को इस चीज को मूवी में ऐड करना पड़ा। पर काम की सीमा इस फिल्म में तब पार होती है जब हमें दिखाया जाता है कि 14 साल का पांडुरंग अपने बाप दादाओं की तरह ही ठरकी होता है। वो अपने ही बाप की रकेल को मुद्रा देकर संबंध बनाने की कोशिश करता है। अब वैसे भी लालच, डर और काम तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर मूवी में उन्हें बहुत ही अच्छे से जोड़ के एक सर्कल बनाया गया है, जहाँ पर विनायक की माँ और उसकी रकेल को मौत का डर होता है। इसीलिए वो शुरुआत में वासना का शिकार बनती है, पर आगे जाकर विनायक या फिर उसका बाप सरकार उन दोनों की लालच इन दोनों को भी जकड़ लेती है। फिल्म में साफ नजर आता है कि ये दोनों कैरेक्टर भी लालची होते हैं। खैर मैं अगर ग्रीड को लेकर अपने पर्सनल थॉट्स बताऊं तो मुझे लगता है कि हर इंसान में लालच होती है, जो उस पे काबू करके उसका यूज लाइफ में आगे बढ़ने के लिए करता है वो जीत जाता है, और जो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता उसका हाल विनायक जैसा हो जाता है। तो आज के लिए ज्ञान की बकचोदी बहुत हो गई। अगर इससे ज्यादा हुआ तो मुझे भी रुद्रा भैया की तरह ज्ञान की उल्टी करनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हें अगर अच्छी फिल्में देखने का शौक है तो मैंने इंडियन सिनेमा की कुछ अमेजिंग एक्शन फिल्में मेरी इस वाली वीडियो में सजेस्ट की है, जो लेफ्ट साइड में है, जिनमें से अगर तुमने एक भी एक्शन फिल्म नहीं देखी है मतलब तुम एक्शन में बहुत कुछ मिस कर रहे हो मेरे दोस्त, तो जाके उसे देख लो। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा तो हम चलते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।